जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास टीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 40 तक इसके पहले की वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 2 का 40 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आज का प्रारंभ होगा आज का प्रश्न नंबर 41 से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो पहला है जो ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत का सही है, ये विकल्प सही है। अब इसको फिर से हम लोग देख लेंगे। दीपशिखा किसका है, तो ये है महादेवी वर्मा का है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। कुकुरमुत्ता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। मतलब ये जो है कि केवल सही है, युग्म संगत है, बाकी सब असंगत थे। अगला प्रश्न है जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है। तो 42 का ए है संस्मरण जाने पहचाने लोग सुविख्यात व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है, हरिशंकर परसाई की रचना है। परसाई का अन्य संस्मरणात्मक निबंध हम एक उम्र सी वाकिफ हैं। एक और उनकी रचना है जो संस्मरणात्मक रचना है, हम एक उम्र सी वाकिफ हैं। अगला है पाणी द पादो च समस्त पद होगा। तो इसका क्या होगा, 44 का 43 का डी होगा। रुकिए विकल्प थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। क्या होगा, तो पाणी पादम ये समाहार है, यानी पाणी द पादो पाणी च पादो च का समस्त पद पाणी पादम होगा, यानी हो गया। चक्रपाणी का समास विग्रह होगा। तो चक्रपाणी का समास विग्रह होगा चक्रम पाणो युष्यः सः। तो ये विकल्प सही होगा। बहुव्रीहि समास है, ऊपर वाला द्वंद्व समास था। चौवालीस तक हो गया। नायक में कौन में प्रकृति प्रत्यय है। तो 45 का होगा ए। क्या होगा इसमें, नीधर रउल। यहाँ का नायक में मूल धातु, नायक में मूल धातु नहीं है, यह ऋ प्रत्यय है। अतः नायक में प्रकृत प्रत्यय निध ऋल होगा। ऋल। 46 देखिए, पितृ ऋणम में कौन सी संधि होगी। तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो 46 का होगा पितृणम होता है जो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ स्वर होगा, यानी ये विकल्प सही है। क्योंकि यण होगा नहीं, वृद्धि होगा नहीं, गुण होगा नहीं, दीर्घ संधि होगा। त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है। तो त्रिमुनि व्याकरण में कौन सा नहीं है। तो इसमें आपके 47 के मिलेंगे
ए, क्योंकि ये तीनों लोग पाए जाते हैं। पाणिनि भी पाए जाते हैं, कात्यायन भी पाए जाते हैं, पतंजलि भी पाए जाते हैं, शाकल्य नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। जिससे रक्षा की जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है, ये पूछा गया है। तो 48 का सी होगा, पंचमी विभक्ति होती है। नमः, नमस्कार की युग में विभक्ति है। तो 48 का हो गया। 47 का हुआ था कि नहीं हुआ था? 47 48 हो गया। 49, प्रश्न नंबर 49 दे रहा है, नमः, नमस्कार की, नमः नमस्कार में विभक्ति होगी। यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तो 49 का बी होगा, चतुर्थी विभक्ति। सूत्र दिया दूसरे उसमें भी दिया था, 48 में भी दिया था, वित्राणार्थ भय हेतु। सूत्र के अनुसार जिससे रक्षा की जाए वहाँ पे क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। छठवीं यानी 49 में दिया है, नमः स्वस्ति स्वाहास्य धर्म वस्य योगास्य। सूत्र से इन सभी की योग चतुर्थी, अतः नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। पांचवा प्रश्न है, रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तो अच्छा लगने में यानी रुचार्थनार्थ प्रियमाणम, सूत्र के अनुसार रोचते अच्छा लगता है अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी। कह रहे कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी भी देश के विद्यालय के प्रशासनिक कार्य, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। यानी प्रश्न नंबर 51 का यही सही है। यानी संविधान के अनुसार दिया गया कि हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343, याद रखिएगा, 343 के अनुसार राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने वाली भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, बोली किसकी इकाई है? बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की छोटी इकाई है। दिया है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आपकी आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां लमसम बोली जाती हैं, छत्तीसगढ़ी होती है, अवधी होती है और बघेली होती है। अब यहाँ पे दिया है बिहारी हिंदी की बोली मैथिली होती है, मगही होती है, भोजपुरी होती है, खड़ी बोली कौरवी को बोला जाता है, बांगरू हरियाणी भाषा को बोला जाता है, ब्रज बुंदेल और कनौजी पश्चिमी हिंदी तथा ढूंढाड़ी मारवाड़ी मेवाती यानी राजस्थानी ऐसा मालवी राजस्थानी भाषा हिंदी की बोलियां हैं। 54 है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये क्या है? अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग देखे हैं, ये बी विकल्प अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 55 दिया है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया? तो ये किए थे सारे किए थे कब? तो किस में किए थे? तो जानकी मंगल में। शीतला प्रसाद द्वारा रचित है जानकी मंगल। नाटक बनारस में अभिनीत किया गया था।
जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह किया था। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो ये हैं राम कुमार वर्मा है, यानी सी विकल्प सही है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। यह ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। वे अधिकांश दुखांत हैं। जो कहानियाँ इनकी हैं अधिकांश क्या हैं? दुखांत हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो यहाँ होगा आपका 57 का ये ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा ध्रुवस्वामिनी नाटक लिखा गया है। यह नाटक विधा का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं अजातशत्रु है, विशाख है, कामना है, जनमेजय है, नाग यज्ञ, एक घूंट, चंद्रगुप्त आदि हैं। ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है तो कौन सा है? जो सर्वप्रथम गीत नाट्य है यानी तो ये होगा 59 का सही 58 का है। 58 का क्या होगा? सी करुणालय। क्या होगा? करुणालय। करुणालय जो है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हिंदी सर्वप्रथम गीत नाट्य करुणालय है। अनघ है क्या? अनघ नामक गीत नाट्य की रचना मैथिली से। यहाँ पे देखिए दिया है कि सर्वप्रथम, यहाँ सब गीत नाटक के हैं। यह है अनघ भी एक गीत नाट्य है जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ये कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तथा पंचवटी भी है जो किनका है? तो मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। तथा पंचवटी प्रसंग ये है निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। पंचवटी प्रसंग निराला जी द्वारा रचित गीत नाट्य है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 59। तो ये हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज है, अवधी है। प्रमुख बोलियों को यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 60 दिया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये क्या होता है? तो पहले इसको हम लोग देखेंगे पाली प्राकृत अपभ्रंश। ये विकल्प सही है। जाइए, ये विकल्प सही है। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। 60 का ये सही है। प्रश्न नंबर 61 दिया, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संविधान की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो राजभाषा का दर्जा दिया है। ये विकल्प सही है। 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। लिए आज कुछ जल्दी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, शायद उतना विस्तृत नहीं है, व्याख्यात्मक बहुत कम है। दिया है अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। सब प्रैक्टिस सेट हैं, पूछा गया प्रश्न भी हैं। यानी 62 का ऊपर भी हम अभी बता भी दिए हैं। पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पंजाबी भाषा कैसे है? तो डी विकल्प होगा 63 का पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। यानी ऐसे समझ लीजिए पंजाबी प से और पैसाची भी प से, तो आपको ऐसे भी मान सकते हैं
कि पैसाची से उत्पत्ति हुई है पंजाबी भाषा की। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 64, देवनागरिक वर्णमाला में री क्या है? संकर व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, या व्यंजन है, या स्वर है? तो यहाँ दिया है 63 का डी विकल्प सही है, स्वर है। कह रहा कि देवनागरी वर्णमाला में री स्वर वर्ण है। कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण है। हिंदी में कुल 11 स्वर्ण वर्ण हैं। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ तथा अंक होते हैं। यानी केवल अंक और अ को छोड़ दिया जाए तो बाकी 11 जो स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है, स्वर? वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, या शब्द है? तो वर्ण ही होगा सबसे छोटी इकाई। क्या होगा? वर्ण होगा। 65 का डी होगा। प्रश्न नंबर 66 दिया है, भूषण विनु न विराजई कविता वनति मीत वनिता मीत कथन किसका है? तुलसीराम, भिखारीदास, केशवदास, या मतीराम का है? किसका है? तो 66 का सी विकल्प सही होगा आपका, केशवदास का है। ये जो पंक्ति दी गई है, यह कथन भूषण विनु न विराजई कविता, ये किसका है? आचार्य केशवदास का है। केशवदास की रचना कवि प्रिया इस उक्ति को चरितार्थ करती है। आचार्य देव प्रसाद ने रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो नहीं दिया की बात है, तो अभी हमको आपको बताया रामचंद्रिका उनका है, ये है। कवि प्रिया भी उन्हीं का है। भाषा भूषण विज्ञान गीता। तो केशवदास की प्रमुख रचना आपको बताया गया है। विज्ञान गीता भी होता है, जस चंद्रिका भी है। यानी यहाँ पे दिया गया है भाषा भूषण नहीं होगा, यानी 67 का डी विकल्प सही है। भाषा भूषण की कृति नहीं, इसकी रचनाकार हैं जसवंत सिंह हैं। कौन है? जसवंत सिंह। 68 का है, भूषण की भाषा भूषण के रचनाकार हैं, अभी हम लोग देखे हैं कौन है? जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह है। इसमें है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, अर्धकथानक। तो स्वीकृत आत्मकथा है, तो 69 का सी होगा, अर्धकथानक। बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक एक आत्मकथा है जो कि ब्रजभाषा पद्य में हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही क्या है? तो एक जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी, यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या रामकृष्ण दास। तो प्रश्न नंबर 70 का श्रीधर पाठक हैं, जो क्या कहलाते हैं? तो स्वच्छंदतावाद का कवि इन्हें माना जाता है। श्रीधर पाठक हिंदी के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित रचनाएं इस प्रकार हैं: भारत गीत है, जगत सच्चाई सार है, स्वर्गीय वीणा है, हेमंत आदि। इनकी अनुदित रचनाएं यानी अनुवादित हैं
गणेरीय हैं और दार्शनिक एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिका आदि हैं। ये अनुवादित हैं, अनुदित हैं, इसे समझिए। 71 प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया था? तो सरस्वती पत्रिका, सॉरी 71 है, तो इसे इन्होंने किया था कवि वचन सुधा का। सरस्वती का तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की सभी पत्रिकाएं काशी से ही प्रकाशित हुई हैं, यानी बनारस से। उसमें कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, क्या है? मैगजीन है, और बाल बोधनी है, क्या है? बाल बोधनी है। यानी 3 हैं इनके नाम, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा। 72 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो ये तो रामचंद्र शुक्रिया हैं, वीरगाथा काल हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम दिया था। राहुल संकृत्यायन अलग अलग विद्वान हैं। इसके पहले कि हम जो है कि टीजीटी पीजीटी जो पूछे गए प्रश्न हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, उसमें हमने पढ़ा रखा है। शुरू के वीडियो में आप जा कर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 72 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 73 दिया है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लोग लेखक हैं। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सिरी के फूल, कूटज अशोक के फूल। चौहत्तर प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हे टूटी विसरी गयो हरि नाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये है कुंभन दास की। किसकी है? कुंभन दास की। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए कुंभन दास ने लिखी थी कि कुंभन के पद संग्रह में 186 पद संकलित हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये हैं कृष्ण काव्य धारा के। सूरदास भक्ति सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख छाप कवि हैं। सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 76 है, लो अब आ गया। लव नसाई अब लौ नसानी अब न नसई हूँ। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो प्रश्न नंबर 76 का विनय पत्रिका से उद्धृत है। ये भाषा क्या है? ब्रज भाषा में है। कौन सा? विनय पत्रिका। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली, गीतावली, दोहाली, रामचरितमानस आदि किसमें है? इनकी अन्य रचनाएं हैं। अधिकांश को इसको छोड़ करके बाकी सब रचनाएं अवधी भाषा में उन्होंने की है। तुलसीदास की
किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो प्रश्न नंबर 77 का डी विकल्प होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसीदास की इस रचना का संबंध ज्योतिष से है। यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 78 है रूपकों का बादशाह किसे कहते हैं? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। तुलसीदास जी ने कुल 12 रचनाएं की हैं जो ब्रजभाषा और अवधी में लिखी गई हैं। यानी रूपकों का बादशाह यानी रूपक अलंकार की रचनाओं में अधिकांश मिलते हैं। चार प्रश्न शायद एक ही प्रश्न है। 80 तक देखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही हैं। प्रश्न नंबर 80 दिया है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या है, ब्रजभाषा है। तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है? ब्रज है। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं। तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित अन्य ग्रंथ हैं। क्या है? कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है और दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि हैं। 80 प्रश्न है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न कृताकृत का समास होगा। कृताकृत का समास होगा यानी इसको हम विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? कृता धन आकृत होगा। तो इसमें क्या छिपा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। इस समास में के अंतर्गत क्या है? दोनों पद विशेषण होते हैं। यहाँ कृत और अकृत या आकृत दोनों शब्द विशेषण हैं। तो यहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास। सी विकल्प सही है। आग लगाने पर कुआं खोदना लोकोक्तियों का सही अर्थ होगा। यानी मुसीबत आने से घबराए पहले जल्दी से कार्य करना, ये तो नहीं होगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना, ये भी नहीं होगा। संकट के समय बचाव के लिए सोचना या कुआं खोदकर पुण्य कमाना, तो ये भी विकल्प सही होगा। 81 का बी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पुनः यहीं से हम अगली वीडियो प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आप लोग जितना भी देखें कम से कम एक बार लाइक कर दें, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।